अच्छा सर, एक यूनिटी के डेवलपर को कितना को टाइम चाहिए कि वो मार्केट में सरवाइव कर सके या खुद से इंडिपेंडेंट गेम्स बनाने के काबिल हो जाए? किन किन तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। अब पहले से हाथ बैठा हो मतलब कि ये चीज़ें परफेक्ट अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं वो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर कहीं काम करना है तो वो लाजमी होनी चाहिए। तो सर मैंने उस दिन रिसर्च की थी और तो मैं इसी कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ कि गेम कंपनीज पाकिस्तान में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ट्रिपल ई गेम्स का आज तक कोई भी एक ट्रिपल ई गेम नहीं बनी पाकिस्तान में। और एक कंपनी के नेटवर्थ मैंने देखी थी और तो $25 मिलियन थी उनकी, मगर फिर भी वो ट्रिपल ई नहीं बना रहे। तो सर इनकी इसकी वजह क्या है? क्यों? सर क्वेश्चन मेरा ये है कि एज अ बिगिनर, मतलब कि जब इंडस्ट्री में आप आए हो, आपको लाइक 4-5 महीने आप मतलब सीख रहे हो काम। तो आप अब अपना पोर्टफोलियो एक बनाना चाह रहे हो। तो उस पोर्टफोलियो के ऊपर मतलब किस टाइप की गेम्स हो, मतलब किस किस जॉनर की गेम्स हो, किस टाइप की गेम्स हो, किस कैसी गेम्स हो कि जो आपको इजीली अगर आप किसी स्टूडियो वगैरह में दिखाए तो आपको जॉब मिल जाए। की हैं क्योंकि मैं मतलब लाहौर से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे सीन ये है कि जो हाइपर कैजुअल गेम्स है ना, उनका काफ़ी बूस्ट आया हुआ है। आप और जो मतलब रैपिड आप साथ साथ अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो उसके ये है कि किसी भी पब्लिशर के साथ ना, जैसे वोडो है, होमा वाले हैं, मंडे वाले हैं, तो आप अपनी एक कोई भी प्रोटोटाइप बनाएं अच्छी सी, उससे लर्निंग भी हो जाएगी वो, और प्रोटोटाइप उनको सबमिट करवाएं और उसके भी पैसे मिलते हैं। रिसेंटली सुपरसोनिक वालों ने पर टेस्टिंग का $200 दिया हुआ था। एक अच्छा डिजाइनर कोडर भी बन सकता है। मैं गया था फाइवर पे, वहाँ पर मैं गेम डेवलपमेंट में थोड़ी रिसर्च कर रहा था और मैं ढूंढ रहा था कि कितने प्रोजेक्ट लोग हैं, गिग्स देख रहा था लोगों के। तो सर किसी के सिर्फ जो टॉप टॉप हैं उनकी किसी के 200, सिर्फ 200 ऑर्डर्स हैं, और नीचे तो सर किसी के ऑर्डर्स भी नहीं थे। तो सर फ्रीलांसिंग के लिए, गेम डेवलपमेंट की फ्रीलांसिंग के लिए फाइवर सर यूज़ करना चाहिए हमें या फिर नहीं, या फिर सी ऑफ थीव्स एक स्टूडियो ने गेम बनाई, बहुत पॉपुलर गेम है वो। एक जैसे कि वो जैक स्पैरो था, तो उस पर वो गेम बनी हुई, तो वो पॉपुलर एक गेम है, स्टूडियो ने बनाई, तो वो मुझे तो लगता है वो सच नहीं बोल रहा। तो मैं ना डिमोटिवेट हो गया हूँ, मतलब कि इसकी ना इनकम देख कर ना। अभी मैं किसी कंपनी में आया हूँ तो उन्होंने 15,000 का है मुझे। तो इस वजह से ना मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ। पहले मैंने फ्लटर पर काम किया हुआ था, मैंने सोचा यूनिटी में मतलब कि अच्छी खासी अर्निंग होती है सुना था, लेकिन जब आया हूँ तो पता चला है कि बड़ी कम अर्निंग दे रहे हैं इधर। अभी आपने गिटहब के बारे में डिस्कशन की। तो सर मतलब आपने जो एप्स बताई अभी कि ये एसेंशियल है, तो गिटहब उस उन्होंने एसेंशियल एप्स में आता है या फिर नहीं सर? ज्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो किट से ही कर रहे हैं अपना कोड लिखना। क्या मतलब किस तरह के अप्रोच के साथ स्टार्ट करना चाहिए? किट से स्टार्ट करना चाहिए, अपनी कोड से करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं जी अपना ही कंट्रोल बनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी किट्स को यूज कर लेना बेटर है। तो थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें। बताना चाह रहा हूँ मतलब जस्ट फॉर मोटिवेशन है। मतलब एक चीज़ में सुनने में तो शायद ब्लैक एंड वाइट फैसल भाई, इम्तियाज़ भाई को ना बहुत हैरानगी या हसैन भाई को हैरानगी होगी। मेरे एक दोस्त हैं मतलब रिसेंट कंपनी में उनका जो है कोलैबोरेशन हुआ था होमा से। होमा कंपनी है, मतलब आप देखिएगा मतलब लिंक्डइन पे या प्ले स्टोर पे ना उनकी गेम्स हैं। उसकी प्रोटोटाइप जो टेस्ट हुई थी, और ऑलमोस्ट प्रोटोटाइप उसकी चली है टेस्टिंग के अंदर 6 माह। वो ट्रेन की को गेम थी हाइपर कैजुअल की। तो आप बिलीव करेंगे 6 माह की टेस्टिंग के अंदर सारा बूस्ट भी आया। अभी फुल फाइनल पब्लिश नहीं हुई थी, उसको 25 से 30 लाख रुपया जो है ना वो उसने उस एक जो है ना टेस्टिंग पे उसने कमाया है। तो ये तो उसमें मतलब आप कौन सी गेम सजेस्ट करना चाहेंगे अगर कोई डेवलप स्टार्ट करना चाह रहा हो? तो छोटी सी गेम हो और इंटरटेनिंग तो बना सकते हैं। मतलब मैंने जो देखा है दुनिया में सर, लोग खफा बहुत हैं और सब इंटरटेनिंग जो हंसी मजाक वाली वीडियोस बनाते हैं, तो सर उसको लाइक बहुत करते हैं लोग। तो सर मैंने तो यही देखा है, और पाकिस्तान में ख़ासकर यहाँ पर लोग बहुत खफा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
गेम डेवलपमेंट रोड मैप जो है ये हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले मैं आप में से किसी एक से पूछना चाहूँगा कि रोड मैप क्या चीज़ है। तो आ, विशाल, आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि रोड मैप क्या चीज़ है गेम। एक प्रोसेस जो हम फॉलो करेंगे, एक सेट ऑफ स्टेप्स जो हम अपने मतलब जर्नी के दौरान फॉलो करेंगे और फिर एट द एंड हम अच्छे तरीके से गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो गेम डेवलपमेंट रोड मैप जो है, रोड मैप है ए प्लान और स्ट्रेटजी इंटेंडेड टू अचीव ए पार्टिकुलर गोल। तो हमने कोई गोल अचीव करना है और हमारा गोल क्या है, गेम डेवलपमेंट और गेम को बनाना, और उसके रास्ते में जितने भी स्टेप्स आते हैं उनको हम रोड मैप बोलेंगे। हम ऐसे करते हैं कि जो है मैं समराइज़ तरीके से गेम डेवलपमेंट के रोड मैप के स्टेप्स को गिनवा देता हूँ, और उसके बाद हम जो है वो नॉर्मल डिस्कशन करेंगे और आपके क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे। तो वो तरीका मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो चलें हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो गेम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होती है ये 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, यानी प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले, प्रोडक्शन कहते हैं गेम को बनाने का अमल, और प्री प्रोडक्शन उससे पहले कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, डेफिनेटली स्टोरी राइटिंग है, आइडिया है, और उसके ऊपर थिंकिंग है, जो कि प्री प्रोडक्शन के अंदर ये स्टेप्स हैं। और उसके अलावा आपका गेम डिज़ाइन जो है डॉक्यूमेंट वो तैयार करना है, और ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं प्री प्रोडक्शन में आ जाती हैं। प्रोडक्शन जो है वो मेन गेम जो बनाने का अमल है उसको प्रोडक्शन कहते हैं हम, और उसके अंदर सारे स्टेप्स आ जाते हैं, चाहे वो आर्ट एंड स्टाइल डिज़ाइनिंग हो, एनिमेशंस हों, प्रोग्रामिंग हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोडक्शन के अंदर जो है वो आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्ट प्रोडक्शन, यानी जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, गेम तैयार हो जाती है, तो उसके बाद उस गेम को जो है वो हमने आगे लेके जाना है। वॉइस इज़ लो। अच्छा, मेरी आवाज़ तो यार काफ़ी ऊंची जानी चाहिए। अच्छा, मोहम्मद फैसल लाउडर। अच्छा, बाकी साथियों को भी कम आ रही है आवाज़, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ ठीक जा रही होगी। तो मुशर्रफ आप बताइए। सर आवाज़ बिल्कुल ठीक आ ठीक है रही है सर। मुझे तो। ठीक है सर, मुझे भी सही आ रही है। अच्छा अच्छा, वो हेडफोन उनके जी हेडफोन का अहमद भाई, प्रॉब्लम। हेडफोन पहनो, हेडफोन। हाँ, फ़ोन का इशू है। तो तीसरी फाइनल चीज़ आ जाती है कि अपनी गेम को पोस्ट प्रोडक्शन, यानी गेम जब बन जाती है तो उसको टेस्ट करना है, और उसके बाद टेस्ट करने के बाद उसको मार्केट करना है और गेम को सेल आउट करना है या फ्री में उसको शेयर करना है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है, जिसको मैंने मुख्तसर बयान किया। इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, क्योंकि बहुत और भी सेक्शंस हैं जिनको हम कवर कर लेते हैं पहले, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। गेम डेवलपमेंट रोड मैप के अंदर फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किल्स हमें क्या क्या चाहिए। तो प्रोग्रामिंग स्किल्स पे आ जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं जी, गेम्स जो बनती हैं उसके लिए 5 जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प और सी प्लस प्लस। तो इनमें सी शार्प और सी प्लस प्लस जो हैं ये मोस्ट लाइकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। गेम डेवलपमेंट ये फास्ट हैं, और ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती हैं ये स्पेसिफ़िक इंजन्स के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि एसेंशियल स्किल्स फॉर गेम डेवलपमेंट के अंदर जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है आर्ट। यानी आर्ट का मतलब है कि 2D आर्ट हो या 3D आर्ट हो। तो आर्ट के अंदर जी आपने फिर क्या सीखना है, यानी पहले स्टेप पे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने सीखना है, ये समझ लीजिए। दूसरा स्टेप है कि आर्ट एंड डिज़ाइन आपको समझना और सीखना है, और उसके लिए 2D आर्ट के लिए आप फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में से कोई चूज़ कर लें, और 3D आर्ट में के लिए आप 3ds मैक्स, माया या ब्लेंडर, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन ये मैंने लिस्ट को थोड़ा सा समराइज़ किया है, क्योंकि यूजुअली लोग जो है इन्हीं 3 सॉफ्टवेयर्स को तरजीह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनिमेशन स्किल्स, और उसके लिए आपको यूनिटी टाइमलाइन के अंदर एनिमेशंस,
और यूनिटी के जितने भी और भी टूल्स हैं उनके अंदर एनिमेशंस जो है वो करनी आनी चाहिए। ब्लेंडर रिगिंग एंड एनिमेशन भी आपको समझ हो। अगर आप ट्रिपल ए गेम्स की तरफ जाते हैं तो आपको कस्टम एनिमेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा अदर टूल्स भी हैं लाइक कैरेक्टर क्रिएटर और मिक्सामो वगैरह हैं जिनको आपने हर सूरत में समझना और सीखना है फॉर लर्निंग एनिमेशंस आर यू कैन से द कैरेक्टर रिगिंग प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी साउंड स्किल के साउंड डिज़ाइनिंग भी एक इंडी गेम डेवलपर जो होता है उसको करनी होती है। और उसके लिए जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर्स हैं ऑडेसिटी है आपकी साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, स्टूडियो है जो कि म्यूज़िक वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं विद FL स्टूडियो और वो आप सीख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये 2 टूल्स जो हैं टोटली फ्री हैं और अच्छे टूल्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि जी एसेंशियल स्किल्स के अंदर नैरेटिव स्किल्स भी हैं। नैरेटिव स्किल्स क्या होती हैं कि आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, मसलन आप कोई UI डिज़ाइन करते हैं, चाहे आप कोई प्रोग्रामिंग में कोड लिखते हैं, चाहे आप कोई एनिमेशन बनाते हैं, तो वो नरेट करे यानी अपने आप को एक्सप्रेस करे और अपने आप का इजहार करे, इसको बोलते हैं नैरेटिव स्किल्स। और ये हर फील्ड के अंदर यानी डिज़ाइनर, डेवलपर और एनिमेटर सब के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको वो प्रोडक्ट जो है अपने आप को नरेट, और नैरेटिव स्किल्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और ये तो डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी हैं। जब मैं गेम डेवलपमेंट के अंदर आया था तो कई दफ़ा एक छोटी सी चीज़ पे 2-3 दिन पे अटक जाता है आदमी और वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा होता और फिर आदमी बड़ा परेशान होता है। उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने के लिए गूगल को सर्च किया, यूट्यूब को सर्च किया, यूडमी को सर्च किया, फोरम्स पे जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहलाती हैं कि आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, खुद थिंकिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद हम चले जाते हैं जी नेक्स्ट पे, और अब हम बस बाइंड अप करने लगे हैं अपनी मेन डिस्कशन को, और हम ये देखते हैं कि की रोल्स जो होते हैं वो किसी भी गेम डेवलपमेंट टीम के अंदर, अगर आप किसी कंपनी के अंदर जो क्या हैं, तो उसमें सबसे पहला रोल है स्टोरी राइटर, दूसरा है गेम डिज़ाइनर्स, तीसरा है प्रोग्रामर्स, चौथा है आर्टिस्ट्स, पांचवा एनिमेटर्स, छठा साउंड डिज़ाइनर्स, और सातवां जो है वो गेम टेस्टर्स होते हैं, और इनको भी बाकायदा पे किया जाता है और अच्छी खासी अमाउंट जो है वो पे की जाती है। और फिर हम आ जाते हैं जी कि गेम डेवलपमेंट रोड मैप के अंदर हमने फिर ये देखना है कि हमने इंजन कौन सा सेलेक्ट करना है। और इंजन क्या है? इंजन एक सॉफ्टवेयर है या टूल है जिसकी मदद से आप गेम बनाते हैं। और जो पॉपुलर गेम इंजन्स हैं वो हैं यूनिटी, और फिर है अनरियल इंजन, और फिर है गोडॉट, और गोडॉट के बाद है आपके पास जो है वो गेम मेकर स्टूडियो। ये 4 काफ़ी पॉपुलर हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप अभी हम डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। और लास्ट चैप्टर जो है इस पूरे डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर हमने ये देखना है कि अब हमने गेम इंजन को चूज़ कर लिया तो डेफिनेटली हमने यूनिटी को चूज़ करना है क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है, इजी है फॉर न्यू डेवलपर्स एंड पावरफुल है। आप हर काम कर सकते हैं इसके अंदर, हर किस्म की गेम बना सकते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब जब आपने यूनिटी को चूज़ कर लिया तो अब फिर क्या स्टेप्स हैं, तो ये अब हमने समझने हैं। तो अब जब यूनिटी को सेलेक्ट कर लिया आपने, तो फिर आपने जी लर्न यूनिटी, अब यूनिटी को सीखना है। लर्न C# प्रोग्रामिंग, ये सीखनी है। लर्न यूनिटी गेम डिज़ाइन के, यूनिटी के अंदर गेम डिज़ाइनिंग कैसे होगी, आप UI कैसे डिज़ाइन करेंगे, 3D मॉडल्स को, इन्वायरमेंट्स को, लेवल्स को किस तरीके से जो है वो करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है जी,
लर्न यूनिटी एनिमेशंस टाइमलाइन, यूनिटी की एनिमेशंस को समझना है, उसको सीखना है। उसके बाद आपने जी चूज़ करना है डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, कि आया आपने गेम को डेवलप करना है पीसी के लिए, मोबाइल के लिए, कंसोल के लिए, PS4 के लिए, किसके लिए। और इसके बाद आपने क्रिएट करनी है एक सिंपल सी गेम, और वो कैसे करनी है, वो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स को आप देख सकते हैं, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं, और उनसे लर्न करके आप एक छोटी सी सिंपल सी गेम बना लेंगे। और फिर लास्ट स्टेप आ जाता है कि आपने अपनी स्किल को पॉलिश करना है, इम्प्रूव करना है बाय क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिसेस, कि आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और उससे फिर आपकी स्किल जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो ये मैंने समराइज तरीके से जो रोड मैप है वो आपके सामने रख दिया गेम डेवलपमेंट का। और हमने हर सेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं की। अब हम क्वेश्चन आंसर पे चले जाते हैं और हम नॉर्मल डिस्कशन की तरफ जाते हैं। आप में से किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक जो है वो ऑन करके अपना क्वेश्चन जो है वो रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, एक यूनिटी के डेवलपर को लाइक कितना को टाइम चाहिए कि वो मार्केट में सरवाइव कर सके या खुद से इंडिपेंडेंट गेम्स बनाने के काबिल हो जाए? हाँ जी, असल में ये जो फैक्टर है, ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अहम है। और मैंने जो पहली गेम बनाई थी वो आफ्टर 2 मंथ्स मैंने बना ली थी और डिलीवर भी कर दी थी क्लाइंट को। मैंने बहुत सारी गेम्स, तकरीबन 50 प्लस गेम्स जो हैं वो क्लाइंट्स के लिए बनाई और उनको डिलीवर कर दी। अब मैंने ये कैसे किया, क्या हर बंदा 2 महीने के अंदर सीख जाएगा? तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। मेरा बैकग्राउंड था, और बैकग्राउंड ये था कि मैं एक बहुत अच्छा डेवलपर था, और मैं वेब डेवलपर था बहुत ही अच्छा, और एंड्रॉयड डेवलपर भी था, और मैं जावा को भी जानता था, जावा स्क्रिप्ट से भी बहुत ही अच्छी तरह आशना था, PHP प्रोग्रामिंग भी मुझे आती थी, वेब डिज़ाइनिंग के टूल्स भी सारे मुझे आते थे ऑलरेडी से। फ़ोटोशॉप वगैरह मेरे लिए कोई चीज़ जो है बहुत सारी चीज़ें यानी मुझे अब जब मैंने गेम डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया तो मैंने जब ट्यूटोरियल्स इसके यूट्यूब वगैरह पे देखे तो मैं जिमी वेगस को मैंने जो है वो फर्स्ट इनिशियली मैंने उसके ट्यूटोरियल्स को देखा था, और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली, बिगिनर फ्रेंडली उसके ट्यूटोरियल्स थे। तो उससे मैंने एकदम से ही उसको अडॉप्ट कर लिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगी। लेकिन अब एक ऐसा बंदा आ जाए जिसको बिल्कुल कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी वो नहीं चला सकता, तो उसके लिए तो फिर डिफरेंट सिनेरियो होगा, उसे में भी 3-4 साल लग जाएं। एक बंदा है जो ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को जानता है, उसे 1 साल लग जाएगा। तो ये हर बंदे तक है कि आपका जो भी नया बंदा आता है गेम डेवलपमेंट के अंदर, उसका उसका जो एक्सपीरियंस कुछ है या नहीं है, और आसो उसका माइंड किस टाइप का है, आया उसका माइंड जो है शार्प है या वो डल माइंडेड है। तो ये सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके तो फिर एक फ़िक्स टाइम जो है वो एनालाइज़ हर इंसान अपने लिए ख़ुद कर सकता है। इसका कोई फ़िक्स टाइम जो है वो एनालाइज़ में कम अज़ कम नहीं कर सकता। वो एक्सपर्ट कैसे होगा, तो आई विल से कि नेवर, आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते किसी भी फील्ड के अंदर। हर रोज़ जो है फील्ड्स के अंदर नई नई इनोवेशंस हो रही होती हैं, नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, और आप कभी भी जो है वो हर चीज़ के अंदर हर फन मोला नहीं हो सकते और एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो अच्छा सर, जी जी इसमें एक क्वेश्चन और था। अब मैंने कुछ डिफरेंट जगह से कोर्सेज किए, इंटर्नशिप की, ठीक है, मैंने खुद से थोड़ा बहुत ये जो जैसे आप जिम्मी वेगास और कोड मंकी और दूसरा ब्रैकीज है, काफ़ी ज़्यादा जितने भी तकरीबन यूट्यूब पे हैं सबको देखा, लेकिन उनसे जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो तो समझ आ गया, लेकिन आगे कुछ लाइक कुछ बन नहीं रहा, कोई अच्छी चीज़ें बन नहीं रही। यहाँ जितने भी सिटीज़ हैं ज़्यादातर
जो स्टार्टअप्स हैं वो किट से ही कर रहे हैं। अपना कोड लिखना क्या मतलब किस तरह की अप्रोच के साथ स्टार्ट करना चाहिए? किट से स्टार्ट करना चाहिए, अपने कोड से करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं जी अपना ही कंट्रोल बनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी किट्स को यूज़ कर लेना बेटर है। तो थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें। जी जी, मैं इंशाल्लाह अभी बताता हूँ आपको। और अच्छा, बात ऐसे है कि जैसे कि आपने बताया, तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि जब भी आप कोई चीज़ को समझना चाहें ना, तो अपने दिमाग पे ज़ोर ज़रूर देना पड़ता है। कोई भी चीज़, अनफॉर्चुनेटली हम में प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब भी किसी फील्ड के अंदर जाते हैं और ये समझते हैं कि हमारे दिमाग पे लोड आएगा, तो हम जो है पागल होने का ख़तरा हम समझने लगते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि जब आपके दिमाग पे लोड आता है तो आपका दिमाग के नए सेल्स जो हैं वो ओपन होते हैं और आप मज़ीद इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रोग्रामर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं आम लोगों से। इसकी वजह यही होती है कि उनके दिमाग के नए सेल्स जो है वो खुलते चले जाते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप इस पे अबूर हासिल करना चाहते हैं तो ख़ुद प्रॉब्लम करने की कोशिश किया करें, नई नई सोच, थिंकिंग किया करें, और थिंकिंग के बाद ख़ुद से कोई चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब होंगे। जितनी भी कंपनीज़ वगैरह हैं, स्टूडियोज़ हैं पाकिस्तान के अंदर चाहे इंडिया के अंदर, वो ज़्यादातर टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। वो टेम्पलेट्स जो होती हैं ज़्यादातर RCC को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, रियलिस्टिक कार कंट्रोलर को, स्पेशली इन दी गेम स्टूडियोज़ इन पाकिस्तान। और चूँकि मेरे अपने जानने वाले हैं कुछ गेम स्टूडियोज़ के अंदर, तो वो कहते हैं हम तो वही टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो टेम्पलेट्स वगैरह या टूल्स जो हैं वो बनाई इसीलिए जाते हैं यूनिटी एसेट स्टोर पे कि डेवलपर्स जो हैं उनको यूज़ करें और यूज़ करके अपनी गेम्स को जल्दी कंप्लीट करें। अब इन्वेक्टर जो है वो बना बनाया एक टूल है हमारे पास। अब अगर हम स्टार्ट हो जाएं इन्वेक्टर को बनाने में, तो वो हमारा कम से कम 1-2 साल तो गए हमारे, ज़ाया हो गए वो। फिर हम 2 साल के बाद हमारे पास नतीजा क्या निकलेगा? इन्वेक्टर हम बना लेंगे जी बस, और उसके बाद भी तो फिर गेम करना है। तो इसलिए मेरा जो पर्सनल आपका व्यू है वो यही है कि आप टूल्स जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ है, और इन टूल्स को यूटिलाइज़ करके हमें गेम्स को बनाना चाहिए। अगर आप किसी बड़ी गेमिंग कंपनी में काम करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप अपने टूल्स जो हैं वो डेवलप करें। तो ये तो एक आंसर होगा। इस बात का भी आंसर होगा कि टूल्स को ज़रूर यूज़ किया जाए। और एक बड़ी पॉपुलर पाकिस्तानी गेम है, अभी मैंने शेयर की थी ग्रुप के अंदर, वो इन्वेक्टर की मदद से बनाई गई है और उसके मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं प्ले स्टोर पे, और बहुत ही ज़बरदस्त गेम है वो। तो जी सर बेसिक लाइक वगैरह के जो कंसेप्ट क्लियर हो गए, सी शार्प थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो गई, अपनी कंडीशंस वगैरह लगाना आ गई, यूआई लगाना आ गया। अब कौन कौन सी किट्स को लाइक ट्राई करना चाहिए? तो है वो उसके ऊपर व्हील के ऊपर सारे कंट्रोल वगैरह लगा के चलना तो शुरू हो गए, लेकिन अब कौन कौन सी किट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए? कुछ किट्स बता दें जिनके साथ अच्छा बंदा काम कर सके। देखें, मेरा तो एक्सपीरियंस RCC के साथ और इन्वेक्टर के साथ ही रहा है। इसके अलावा जितनी भी गेम्स मैंने बनाई हैं वो मैंने कस्टम बनाई हैं, और क्लाइंट्स को जो बना के दी हैं उसके अंदर कस्टम प्रोग्रामिंग की है और कस्टम गेम्स बनाई हैं। अलबत्ता जो थर्ड पर्सन गेम्स थी वो इन्वेक्टर की मदद से बनाई हैं। जो रेसिंग गेम्स थी वो मैंने स्टैंडर्ड एसेट्स को यूज़ किया है, और सिमुलेशन टाइप गेम्स जो हैं वो मैंने RCC को यूज़ किया है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, तो ये आप तक है कि आप कौन से टूल को जो है वो यूज़ करना चाहें। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पे ये सीन चलता है, कुछ किसी ना किसी जगह पे इंसान थोड़ा सा स्टक हो जाता है, लाइक कोई कंडीशन है, कोई लॉजिक नहीं बन रही, तो उस सिनेरियो में कैसे हैंडल करना चाहिए? रिसर्च वर्क है, नहीं पता उस चीज़ का, बिल्कुल सिरे से ही नहीं पता, कुछ ऐसा बनाना पड़ रहा है, तो गिटहब ये वो चीज़ें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी बता दें। कौन कौन से फॉरम्स पे सर्च कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बता दें। जी जी, अच्छा मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इस तरह से है कि देखिए, मैं कार रेसिंग गेम मैंने बनाई, और उसके अंदर में जो है
रेस पोजीशंस पे ना एक अरसा फंसा रहा, तकरीबन 6 माह तक फंसा रहा कि जी रेस पोजीशनिंग सिस्टम में कैसे बनाऊं। कभी मैं सोचता था कि डिस्टेंस कैलकुलेट करें हम एंड पॉइंट से, या फिर हम ट्रिगर्स के ज़रिए बनाएं रेस पोजीशंस, कोई समझ में नहीं आती थी बात। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और उसके बाद मैंने जो बेस्ट थिंग थी वो फोरम्स थे, फोरम्स पे अपनी क्यूरीज डाली और वहाँ से जो ओल्ड डेवलपर्स थे उनसे राय ली, और कई लोगों ने मुझे हिंट्स दिए जी कि आप ट्रिगर्स के ज़रिए करें, कुछ ने कहा जी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो फिर उसके बाद बहरहाल बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी सोच विचार के बाद मैंने वो है पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो आखिरकार बना लिया। तो गेम डेवलपमेंट की फील्ड पे के अंदर आपको बिल्कुल इस तरह के मसाइल आते हैं कि आप कभी कभार किसी लॉजिक पे जो है वो स्टक हो जाते हैं। पहले तो ख़ुद सोच लिया मैंने, थिंकिंग जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और लेकिन ये है कि बिल्कुल ट्रिगर से किया एंड पे, और थिंकिंग जब आप करते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई नतीजा ज़रूर मिल जाता है। हाँ, उस पे थोड़ी सी रहनुमाई आप ज़रूर हासिल करें, जो अब डेवलपर्स होते हैं, ओल्ड डेवलपर्स, पुराने डेवलपर्स, उनसे। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ देखिए कि अभी मसलन मैं हूँ तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कम अज़ कम जो है वो 10 बंदे डेली क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर बंदे का जो है वो आंसर करूं। तो इसी तरीके से और भी लोग, जो जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं, वो लोग अपने कामों में भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, तो पर्सनली तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो हम लोग इसी उम्मीद से रहते हैं कि हमारी कोई पर्सनली हेल्प करते, तो ऐसे हरगिज़ भी नहीं होता। तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो यही है कि आप फोरम्स पे जाएं, यूनिटी के फोरम्स पे, यूनिटी की जो डेवलपर है उसके अंदर ज़रूर ज्वाइन हो, और यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन। एक और चीज़, यूनिटी के ऑफिशियल जो लर्निंग वाला सेक्शन है, अगर आप यूनिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे लर्न का एक सेक्शन है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको ज़रूर आप देख लें। यूनिटी का फोरम है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फोरम्स हैं, वहाँ पे आप जो है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर लें। और बस प्रैक्टिस ही है इसके अंदर, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, देखिए आप मेन चीज़ें क्या है यूनिटी में, ट्रिगर्स, को रूटीन्स हैं, इवेंट्स हैं, ठीक है जी। अब उसके अलावा आपके मेन ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, कोलिजन्स यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा जी, रे कास्टिंग है। जब आप बेसिक चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझ जाएंगे तो फिर आप हर किस्म का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने ख़ुद अपने लॉजिक्स जो है पहले थिंक करने हैं, फिर उन लॉजिक्स को बना लेना है। क्वेश्चन में कर दें ताकि फिर हम नेक्स्ट उनको समराइज़ करके नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। जी ठीक, जी ठीक। एक अच्छा डिज़ाइनर कोडर भी बन सकता है, बेशक उसको कोडिंग बेसिक्स तो आती हैं और बैकग्राउंड भी उसका आईटी का ही है, और कोडिंग के सब्जेक्ट उसने पढ़े। देखिए इसमें ये है कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं एक वेब डेवलपर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं जो है वेबसाइट्स कैसे बनाता था या वेब एप्लीकेशंस कैसे बनाता था, CMS को यूज़ करके। और CMS के अंदर प्रोग्रामिंग तो नाम की नहीं होती, तो इसलिए अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं और आपको प्रोग्रामिंग से बिल्कुल आशनाई नहीं है, उसके बावजूद आप गेम्स जो है वो बना सकते हैं। आप विजुअल स्क्रिप्टिंग को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोड्स मुख्तलिफ लेके उनको कॉपी पेस्ट करें, यूट्यूब वीडियोस से देखें, आर्टिकल्स से देखें, और उन कोड्स को कॉपी पेस्ट करके अपनी गेम बना लें। असल चीज़ गेम डिज़ाइन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करते हैं, और यही मेन चीज़ है। अगर जो बंदा इस चीज़ को समझ जाता है कि जी डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम फाइनल गेम कैसे बनाएंगे, तो वो अच्छा गेम डेवलपर होता है। कोई भी डेवलपर है दुनिया के अंदर, मैं हूँ, कोई और है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर है, मुझसे कम है, सारे के सारे
क्या टेक्निक होती है? कॉपी पेस्टिंग। कोई बंदा आजकल इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो शुरू से बैठ जाए और प्रोग्रामिंग करना शुरू हो जाए। कॉपी पेस्टिंग होती है, टूल्स को यूटिलाइज़ करना, और इन सारी चीज़ों की कम्बिनेशन जब आपको आ जाएगी, आप चाय बनाना सीख जाएंगे, तो आप फिर चाय के जो हैं वो चाय वाला वो एक बड़ा मशहूर हुआ था, तो वो बन जाएंगे आप। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ जो है वो आ चुकी होगी। तो अब आप जो है जी नेक्स्ट जो बंदे हैं, जिस बंदे ने क्वेश्चन करने हैं, तो वो अब नेक्स्ट फहाद, पहले फ़ोहेद से पूछ लेते हैं। फ़ोहेद। मैं सुन रहा हूँ, देखता हूँ, उसके बाद कोई होगी तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। चलें, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट गेमिंग एंड इन्फो पॉइंट, आपकी कोई क्यूरी हो या क्वेश्चन हो या कोई बात करना चाह रहे हो? जी जी, एक है कि गेम डेवलपमेंट के अंदर हम किन किन तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, ठीक होगा जी। तो उसके तो बहुत सारे तरीके हैं जी। सबसे पहला तरीका ये है कि आप गेम बनाएं, उसको एंड्रॉयड पे डाल दें, एड्स लगा दें, गेम बनाएं, स्टीम में डाल दें, पेड कर दें उसको। आप गेम बना के उसको मुख्तलिफ़ गेमिंग स्टोर्स हैं उनके ऊपर शेयर कर दें विद मनी और विद एड्स। आप गेम बना के अपनी एक वेबसाइट बना लें, जिस तरह से आज़ाद चाय वाले ने किया था, और वेब जी एल गेम्स बनाएं और उस वेबसाइट के ऊपर जो है वेब जी एल गेम्स को शेयर कर दें और गूगल एडसेंस की ऐड लगा लें। आप जो है 3D मॉडलिंग अगर आपको आ जाती है, ज़ाहिर बात है वो भी गेम डेवलपमेंट का ही हिस्सा है और इंडी डेवलपर को वो भी समझना है। तो मॉडल्स को डिफरेंट स्टोर्स पे शेयर करें, CG ट्रेडर है, 3D मॉडलर है, वगैरह वगैरह। आप फाइवर पे अकाउंट बनाएं और वहाँ पे गिग्स बना के वहाँ से काम पकड़ सकते हैं। आप जो है अपवर्क पे सर्विसेज दे सकते हैं। आप जो हैं ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप यूडीमी के कोर्सेज बना सकते हैं, आप यूट्यूब पे कोर्सेज बना सकते हैं, आप अपनी गेम्स की वीडियोस को शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पे और यूट्यूब से एडसेंस अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे वेज़ हैं, लेकिन ये मैंने कुछ आपको वेज़ बताए हैं, और इन वेज़ से आपको समझ में बात आ गई होगी कि ये गेम डेवलपमेंट जो है। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गेम डेवलपमेंट के। चूँकि मैंने गेम डेवलपमेंट के का कभी इंटरव्यू दिया नहीं है और ना ही लिया है, तो मुझे इतना पता नहीं है। अलबत्ता देखिए, जो लोग समझदार होते हैं ना, वो तो आपसे पोर्टफोलियो ही मांगते हैं, और इस तरह से कोई भी नहीं करता। कि चूँकि मैं रहा हूँ तो मुझे पता है, मैंने काफ़ी कंपनीज़ में काम किया है, तो कभी किसी ने नहीं कहा कि जी तुम हमें कोड लिख के बताओ ये HTML कैसे होगा या CSS का कोड। कभी ऐसे नहीं होता। आपका बैक पोर्टफोलियो देखते हैं, आपकी शख्सियत को देखा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है हमेशा इंटरव्यूज़ के अंदर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप कहते हैं जी कि मैं कर लूँगा जी, कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, तो यही मेरा इस मीट का मेन मकसद ये है कि आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। दुनिया भर के अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं उनसे आप कम नहीं हैं या हम कम नहीं हैं। सिर्फ हमने अपना माइंड साइकोलॉजिकली बना लिया होता है कि फ़लाँ बंदा मुझसे ज़्यादा माहिर है, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। आप जब कॉन्फिडेंस लाएंगे अपने अंदर, तो आप जो है वो गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज़ के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, हर जगह पे जॉब मिल जाएगी। मैंने प्रैक्टिकली इंटरव्यूज़ दिए नहीं हैं, तो इसलिए मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ लोग हैं, बिलाल चीमा है हमारे ग्रुप के अंदर, साहिल लखवी है, आकिब है। आकिब ने काफ़ी गेम डेवलपमेंट कंपनीज़ में काम किया है। इसके अलावा अली जोया है, जो कि ऑलरेडी गेम डेवलपमेंट कंपनीज़ के अंदर काम करता है, अपनी भी उसका स्टूडियो है। तो इनसे आप जो है ग्रुप के अंदर पर्सनली पूछ सकते हैं, तो वो आपको बेटर आंसर करेंगे। तो जिस चीज़ का आंसर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो फिर उस पर मैं नहीं बात करना चाहूँगा। तो पहले से हाथ बैठा हो, मतलब कि ये चीज़ें परफेक्ट अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं वो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर कहीं काम करना है तो वो लाजमी होनी चाहिए। हाँ, देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि आप ना
सबसे पहले काम ये करें कि फाइवर पे आज ही जो है ना गिग बनाएं, अकाउंट बनाएं, गिग बनाएं और वहाँ पे सर्विस शेयर कर दें कि मैं गेम डेवलप करके दूंगा जी आपको, बेशक आपको ना आती हो, ठीक है। तो जब आप ये गिग देंगे तो जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिलेगा ना तो उसके अंदर आपको कहा जाएगा जी कि तू जो है वो मुझे 2D प्लेटफॉर्मर गेम जो है वो बना के दो, ठीक है जी। तो उसके अंदर आप जो है टाइमिंग रख लें। तो फिर क्या होगा, जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा ना तो फिर आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कैसे करना है। तो फिर आपकी असल लर्निंग जो है ना इस तरीके से होती है। अनफॉर्चुनेटली आप प्रोजेक्ट्स को हाथ डालते नहीं हैं। तो कस्टमर से प्रोजेक्ट्स पकड़ने की कोशिश करें। अगर एक आध प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, उसको अगर आप प्रॉपरली फाइनलाइज करते हैं तो आप पूरी गेम समझ जाएंगे कि ये कोई बड़ी वो चीज़ नहीं होती। आपको जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाएगी तो वही आपकी स्किल होगी। अब मैं आपको कहूँ जी कि यूनिटी आप सीख लें पूरी की पूरी और प्रोग्रामिंग फिर C# पूरी सीख लें, तो या फिर आप कोई टूल सीख लें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। प्रोग्रामिंग ना मुझे आती है ना किसी और दुनिया के बशर को पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग के ऊपर या किसी भी इंजन या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अबूर हासिल होता है। तो सब लोग जो हैं वो थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं और वक्त के साथ जो है आप डेली बेसिस पे नई चीज़ें जो हैं वो सीखते चले जाते हैं। तो गेमिंग जो कंपनीज़ होती हैं, जब उसके अंदर आप जाते हैं तो आप उन्हें कहते हैं जी कि मेरा 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं। और साल का एक्सपीरियंस है जी, तो उन्हें पता चल जाता है कि इस बंदे को ये चीज़ों की नो हाउ होगी, ठीक है। तो फिर इन दैट कंपनी आप जो है अपनी स्किल को पॉलिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो उम्मीद है जी कि आपको आंसर मिल गया होगा। स्नैन, तो स्नैन आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर लें। समराइज़ क्वेश्चन कीजिएगा, अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो तो उनको एक ही क्वेश्चन में ताकि वो कवर हो जाएं। ब्लैक एंड वाइट पहले आप पूछ लो, फिर मैं सोच कर बताता हूँ। चलें ठीक हो। स्नेह भी आपके कितने क्वेश्चंस हैं? नहीं अभी तो बहुत सारे आ रहे हैं, मैं सोचता हूँ कौन सा पूछूं, आप पहले बता दें। मेरे 7 हैं 7। ओह 7 क्वेश्चन, चलें आप सारे क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में पूछें। वो डिफरेंट है ना सर, उस इसी वजह से नहीं कर सकता। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी गेम कंपनीज की बात हो रही थी पाकिस्तान में, तो सर मैंने उस दिन रिसर्च की थी और तो मैं इसी कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ कि गेम कंपनीज पाकिस्तान में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ट्रिपल ई गेम्स का आज तक कोई भी एक ट्रिपल ई गेम नहीं बनी पाकिस्तान में। और एक कंपनी के नेटवर्थ मैंने देखी थी और तो $25 मिलियन थी उनकी, मगर फिर भी वो ट्रिपल ई नहीं बना रहे। तो सर इनकी इसकी वजह क्या है? क्योंकि पैसे तो मतलब 25 मिलियन छोटी मोटी ट्रिपल ए गेम ही बना लें, मगर बना तो सकते हैं, मगर ये क्यों नहीं बनाते सर? और दूसरी अगर देखा जाए सर तो काफ़ी कंपनीज गाड़ी वाली गेम्स ही बना रही हैं, पार्किंग गेम्स और बस सिमुलेटर वगैरह। तो एक ही जॉनर में लगी हुई है सारे गाड़ी वाली गेम्स। पाकिस्तान में तो सर हर कोई गाड़ी वाली गेम्स बना रहा है। तो सर इसकी क्या हो जाएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि पहला क्वेश्चन तो ये हुआ सर कि हाँ मैं समझ पहला गया, क्वेश्चन तो ये आपका क्वेश्चन जी समझ जी गया हूँ मैं। तो इसमें जी देखें, जी सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि सियासतदान जो है ना वो सारे झूठ बोलते हैं। इंडिया के अंदर भी ऐसे ही है। अब इसी तरीके से जो गेमिंग कंपनीज़ होती हैं या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए। अब आपको 25 मिलियन वर्थ बता रही है, क्या पता वो उसकी ओरिजिनल वर्थ ना हो या अर्निंग ना हो, वो वैसे ही झूठ बोल रहे हो। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तो रिसोर्सेज नहीं है, नंबर एक चीज़, और रिसोर्सेज होंगे तो ट्रिपल ए गेम बनेगी ना। दूसरी बात ये की आपने कि कार गेम्स वगैरह, तो ये ट्रेंड चल जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी नए जनरा के गेम बनाते हैं तो उसका ट्रेंड ही नहीं है। लोगों का थिंकिंग भी चेक करनी पड़ती है ना कि लोग क्या थिंक करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वो कार गेम्स जो है ना वो ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं मोबाइल पे, और इसके अलावा शूटिंग गेम्स पसंद करते हैं। तो फिर क्या होता है कि
ज़्यादातर लोग फिर उसी जेंडर को जो है वो टारगेट करते हैं और उसी की गेम बनाते हैं कि चलो जी नए यूज़र जो हैं वो इसी के अंदर आते चले जाएं और हमारा बिज़नेस जो है वो चलता रहे। तो नेक्स्ट आप करें क्वेश्चन। जी जी सर बिल्कुल। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अच्छा सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने गिटहब के बारे में डिस्कशन की। तो सर मतलब आपने जो एप्स बताई अभी कि ये एसेंशियल है, तो गिटहब उस उन्होंने एसेंशियल एप्स में आता है या फिर नहीं सर? मैंने तो गिटहब की कोई बात नहीं की, आपको नहीं शायद सर अभी आपने की थी। तो उसमें आप कुछ बता रहे थे वो मैं भूल गया। हंसने ना हंसो। अच्छा सर गिटहब प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है कि नहीं सर, प्रोजेक्ट के लिए? तो इसका नहीं, क्या वो गिटहब होगा? देखिए मुश्किल तो नहीं होता गिटहब को सीखना। एक 2 घंटों में आप सारा समझ जाएंगे, उसकी रिपोजिटरीज वगैरह जो है बनाना समझ जाएंगे। फिर उसकी कमांड्स होती हैं स्पेसिफ़िक, और उन कमांड्स की मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं स्पेसिफ़िक रिपोजिटरीज़ को। और आल्सो गिटहब के अंदर ज़िप का ऑप्शन भी होता है, अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं सीखना चाहते, एक नॉर्मल आप हैं बंदे तो ज़िप को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप। तो सिंपली वो यही वाले एसेट्स होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं गिटहब के ऊपर जो कि लोग शेयर करते हैं अपने, और लोग जो हैं दूसरे डेवलपर्स उनको अपनी एप्लीकेशंस में जो है इंटीग्रेट करते हैं बाय कमांड लाइन, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। गिटहब जो है इससे मैंने तकरीबन आप समझ लें कि 150 से ऊपर मैंने मोबाइल ऐप्स बनाई हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होता है गिटहब। यूनिटी रिलेटेड मैंने उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन हम जब मोबाइल ऐप्स बनाते थे तो उसके अंदर मैप ऐप्स हो या किसी भी किस्म की ऐप हो, तो हम सिंपली गिटहब पे टाइप करते थे, उस ऐप को पिक करते थे, उसको कस्टमाइज़ करते थे, और उसको फिर हम जो है वो डेवलप कर लेते थे विद कोर्डोवा या आयोनिक वगैरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और फिर उनको हम पब्लिश कर देते थे एंड्रॉयड स्टोर्स पे, तो या फिर क्लाइंट्स को डिलीवर कर देते थे। तो मॉड्यूल्स मिल जाते हैं और उनको आप अपनी एप्लीकेशंस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसमें लर्निंग कोई इतनी मुश्किल है ही नहीं उसकी, बस सिंपल अगर आप कमांड्स पे नहीं जाना चाहते तो ज़िप फाइल्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ कर लें उनको। तो अगला क्वेश्चन करें। बहुत शुक्रिया सर, मैं बीच में मेरा नेट भी चला गया था। अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस दिन मैंने एक वीडियो देखी, उस दिन तो नहीं, बहुत 1 साल पहले मैंने देखी थी कि मतलब सर पहले मैं जब यूनिट में प्रोजेक्ट बनाता था तो वो खुद ब खुद डिलीट हो जाता था। तो सर क्या गिटहब में ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट खुद ब खुद ही क्लाउड में सेव होता हो जाए, या फिर कोई ऐसा ऐसा काम हो जिसमें प्रोजेक्ट खुद ब खुद क्लाउड में सेव होता जाए? नहीं, यूनिटी का गिटहब का तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता वाजिद जो है वो आपको बेटर गाइड करेगा इस सिलसिले में, तो आप उससे रब्ता कीजिएगा, वो बेहतर अंदाज में आपको हाँ यूनिटी कोलैबोरेट के नाम से भी है, तो वो आपको बेहतर गाइड करेगा। तो नेक्स्ट। जी सर। अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज मैं गया था फाइवर पे, वहाँ पर मैं गेम डेवलपमेंट में थोड़ी रिसर्च कर रहा था और मैं ढूंढ रहा था कि कितने प्रोजेक्ट लोग हैं, गिग्स देख रहा था लोगों के। तो सर किसी के सिर्फ जो टॉप टॉप हैं उनकी किसी के 200, सिर्फ 200 ऑर्डर्स हैं, और नीचे तो सर किसी के ऑर्डर्स भी नहीं थे। तो सर फ्रीलांसिंग के लिए, गेम डेवलपमेंट की फ्रीलांसिंग के लिए फाइवर सर यूज़ करना चाहिए हमें या फिर नहीं, या फिर वेबसाइट है वो यूज़ करनी चाहिए हमें? वो तो आपकी अपनी चॉइस है, अलबत्ता फाइवर पे जो टॉप रेटेड स्किल्स हैं वो वर्डप्रेस है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और लोगो डिज़ाइनिंग, ये 3 स्किल्स जो हैं ये टॉप रेटेड हैं। उसके अलावा जो स्किल्स हैं वो टॉप रेटेड नहीं हैं। तो गेम डेवलपमेंट चूँकि देखिए दुनिया के अंदर गेम्स का कितनी बनती हैं आप उसका अंदाज़ा लगाएं ना, तो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं या लोगो डिज़ाइन हर कंपनी हर शॉप को चाहिए होती है,
अगर दुनिया के अंदर आप देखें, और वेबसाइट भी हर शॉप बना रही होती है बाहर की कंट्रीज़ में स्पेशली, लेकिन गेम्स तो नहीं बना रहा होता ना हर आदमी। तो डेफिनेटली गेम्स की डिमांड कम है और बाकी स्किल्स की डिमांड यानी बाकी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, तो इसीलिए फिर गेम्स के अंदर कम ही प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोग जो हैं वो इसके अंदर लाखों लोग हैं और वो डेली बेसिस पे कोई गेम्स बनवा रहे हैं। ये तो चीदा चीदा कुछ लोग होते हैं जो कि गेम्स बनवाते हैं, या कुछ कंपनीज़ होती हैं, या कुछ पर्सनल्स होते हैं जो कि फाइवर पे ख़िदमात हासिल करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं जी मोहम्मद ज़ुबैर पे, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था, और उसके अलावा जो है मतलब फैसल भाई ने पूछा था कि जी 1 मिलियन डाउनलोड के अर्निंग वगैरह के बारे में ना, तो इनमें मतलब क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है गेम डेवलपमेंट का ना, तो एज सच मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट था, शायद आपको याद हो लास्ट टाइम जो है वो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी की थी, और जो प्रीमियम एसेट्स भी जो पेड वाला कुछ पैसे बिल्कुल माइनर से रखे हुए थे आपने, तो उससे भी मैंने आपसे वो जो है चीज़ें मतलब परचेज़ इन टर्म की थी जो आप मतलब ऑफ़र कर रहे थे। तो सर इनमें गेम डेवलपमेंट का मैंने ये देखा है क्योंकि फील्ड में 3 साल होने वाले हैं, तो जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वो इस तरह अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रही हैं, वो अर्न खुद से इटसेल्फ कर रही हैं काम, या बाहर से गोरों के जो है ना उनको आ रहे होंगे ऑर्डर्स वगैरह इन टर्म के, वो डायरेक्टली कनेक्ट हैं क्लाइंट्स के साथ। तो जो गेम डेवलपमेंट जितना मैंने देखा है ना वो एएसओ वगैरह का कोई बंदा हायर कर लें, तो ये कुछ चीज़ें मैं मतलब लाइक इन टर्म छोटी सी डिस्कशन से शेयर कर रहा था मैं। जी जी, इसमें असल में ये होता है कि जो पैसा पैसे को खींचता है ना, तो जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं दुनिया के अंदर, मसलन रॉक स्टार्स हैं या गेम डेवलपमेंट की ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वो छोटी मोनोपोली होती है उनकी, और वो छोटी जो कंपनीज़ होती हैं या स्टूडियोज़ होती हैं उनको कभी प्रोजेक्ट लेने भी नहीं देते। तो ये भी जहन में रखिए। तो वो ज़्यादातर ख़ुद ही उस इंडस्ट्री पे राज करते हैं, और इसी तरीके से फिर मीडियम पे स्टूडियोज़ आ जाते हैं। मसलन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा आप यूँ समझ लें कि यूरोप के अंदर से आता है और वो कहता है जी मैं पाकिस्तानी डेवलपर्स को काम देता हूँ, तो वो किसको देगा? वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब को देगा, या हुसैन, या फिर वो जो है प्ले जो है अपना स्टूडियो, क्या नाम है उसका, VR प्ले जो पॉपुलर है, उसको देगा। यकीनन वो VR प्ले को देगा ना, छोटी इंडस्ट्री कंपनीज को तो नहीं देगा। तो इसलिए इसीलिए यही है कि आपने पहले तो, हाँ, आपके पास अगर कोई बहुत बड़ा पैसा है तो आप कोई बड़ी कंपनी बनाएं और फिर उनके मुकाबले में आ जाएं और उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करें, तो फिर आप जो है वो आगे चले जाएंगे। अदरवाइज़ फिर इसमें अर्निंग का यही तरीका है कि थ्रू प्ले स्टोर वगैरह, और बस छोटी मोटी अर्निंग्स हैं। और सच्ची बात मैं बताऊं कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है। लोगों को, ज़्यादातर डेवलपर्स को यही चार्म दिया जाता है कि ये बड़े बड़े मिलियंस और ये इतने पैसे तुम कमा लोगे, लेकिन एज ए इंडी गेम डेवलपर स्पेशली इन पाकिस्तान, इंडिया, ये मेरे ख्याल से कि बहुत बड़ी अमाउंट्स जो है वो जी सर अर्न की जाएँ। सर क्योंकि जी सर जी जी, बोलें आप। सर एक गेम है प्लेन पार्क मास्टर के नाम से ना, मतलब वो ड्रा करते हैं हम और वो फिर उसके बाद वो प्लेन उसको पार करते हैं गाड़ी को। मेरे ख्याल में सबने खेली होगी, ऑलमोस्ट नज़रों से गुजरी होगी वो गेम। तो उसमें ये था कि मतलब जिस कंपनी में मैं हूँ तो वहाँ पे वो मुझे उसका क्लोन बनाने के लिए दिया गया था। तो इन टर्म के वो स्क्रैच से मैंने बनाई थी प्रॉपर, फिर लाइन ड्रा करते हैं और फिर पार्किंग वगैरह और वो सारे लेवल डिज़ाइनिंग और उसमें सारी चीज़ें।
तो उधर मैंने एक चीज़ देखी थी कि हम जो है ना मतलब जो इनिशियल स्टेज में जूनियर्स हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि गेम अपलोड करने के बाद ही पैसा ही पैसा होगा। तो यहाँ पे आके वो मार खा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रह के मैंने एक चीज़ देखी है कि मेडिएशन जो है वो टीचर्स होते हैं क्योंकि मैं अरफा करीम टावर में जॉब कर रहा हूँ सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि मेडिएशन की पूरी टेक्निक्स लगाई जाती हैं कि यूज़र को किस तरह स्टे करवाना है। हमारे इधर क्या करते हैं नेक्स्ट के बटन पे प्ले ऐड लगाया इंटरस्टिशियल, ठीक है, उसके बाद फिर आगे ऐड लगा दिया, फिर आगे ऐड लगा दिया, तो वो गेम प्ले में जाता ही नहीं है यूज़र। बिल्कुल। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें उसके बाद मतलब अक्सर जूनियर्स को हैं और वो फायरबेस का रिमोट कॉन्फ़िग की पता नहीं आइडिया है इनको या नहीं, तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं वो कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास फुल कंट्रोल होता है कि कहाँ पे कब किस टाइम ऐड दिखाना है, कब नहीं दिखाना। तो सर ये सारी चीज़ें मतलब कि ना उधर देखनी चाहिए क्योंकि मैं ग्रुप में भी ऐड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मैं ऑलमोस्ट आपकी वीडियोस 3 साल से देख रहा हूँ इन्वेक्टर के रेलिवेंट और वो सारी चीज़ें। तो मतलब मैं मतलब इनको यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा-सा ना अपने आप को ग्रूम करें, अगर पर्सनल काम करना है ना तो एटलीस्ट मेरी नज़र में जितना मुझे आइडिया है 3 से 4 लाख रुपए आपकी जेब में हो जो आप ऊपर लगाओगे तो वापस आएगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने ही मतलब अपनी पार्किंग की कोई गेम बनाई है, तो वो ऑलमोस्ट महीने का लाख रुपया लाज़मी लगाता है कैम्पेन्स पे। और जैसे स्टार्टिंग में ग्रो नहीं किया उसने तो अब उसका वो लाख रुपए लगाता है तो 1,90,000 1,80,000 रुपये उसको लाज़मी से आता है। यानी 80,000 तक वो ग्रो कर रहा है उस एक गेम से। बिल्कुल इसी तरह है जी भाई। ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं ना, और बड़ी कंपनीज़ के अंदर हर चीज़ का अलग से एक सेक्शन होता है मार्केटिंग के हवाले से भी, और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। और इंडी गेम डेवलपर्स जो होते हैं वो एक डेवलपर जो है वो सारी चीज़ों को उसके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और सारी रखना जो है ये मुश्किल काम है। तो इसीलिए मैंने पहले बताया था कि बड़ी कंपनीज़ के अंदर आप जो है काम करते हैं तो उसकी नोयत और है, और इंडी डेवलपर्स जो गेम्स बनाते हैं और उनको फिर वो लॉन्च करते हैं प्ले स्टोर वगैरह पे, और उनकी अर्निंग का सिनेरियो डिफरेंट होता है, टोटल डिफरेंट होता है। हाँ, आपके पास पैसे हों, मार्केटिंग करें तो फिर अलग जो है वो बात है। तो आपने अच्छी बात की है। हारून इम्तियाज़ जो हैं वो उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की, तो हारून इम्तियाज़ आप कोई क्वेश्चन हो या कोई बात करना चाह रहे हो तो आप कीजिए। जी जी सर, बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन मेरा ये है कि एज अ बिगिनर, मतलब कि जब इंडस्ट्री में आप आए हो, आपको लाइक 4-5 महीने आप मतलब सीख रहे हो काम, तो आप अब अपना पोर्टफोलियो एक बनाना चाह रहे हो, तो उस पोर्टफोलियो के ऊपर मतलब किस टाइप की गेम्स हो, मतलब किस किस जॉनर की गेम्स हो, किस टाइप की गेम्स हो, किस कैसी गेम्स हो कि जो आपको इजीली अगर आप किसी स्टूडियो वगैरह में दिखाएं तो आपको जॉब मिल जाए। जी, ये तो आप देखें, आप जो गेम्स बनाएंगे तो वही आप वहाँ पे पोर्टफोलियो में शो करेंगे ना। अब आप ने कोई गेम बनाई नहीं तो वो तो आप नहीं शो कर सकते। तो स्टूडियोज़ के अंदर ज़्यादातर आजकल जो है ट्रेंडिंग, अगर आप पाकिस्तानी स्टूडियोज़ को टारगेट करते हैं तो देखिए स्टूडियोज़ में भी डिफरेंस है। अगर आप बाहर की किसी कंपनी में बड़े स्टूडियो में जाते हैं, यूबी सॉफ्ट में मसलन आप जाते हैं, तो वो आपको कहेंगे कि आपको अनरियल इंजन आना चाहिए और C++ आनी चाहिए। लेकिन अगर आप छोटे स्टूडियोज़ को टारगेट करते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन या कोई भी छोटे स्टूडियोज़ हैं, तो वो आपको कहेंगे यूनिटी आपको आनी चाहिए, C# आनी चाहिए, और मोबाइल गेम्स डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए। यहाँ पे तो बनती ही मोबाइल गेम्स हैं, तो आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर गेम्स को ऐड करना है। और मोबाइल गेम्स में ज़्यादा रेसिंग गेम्स ही आजकल चल रही होती हैं, और शूटर गेम, स्नाइपर टाइप गेम्स हैं कोई, तो ये 2-3 जनरास हैं जो कि ज़्यादा देखे जाते हैं। पज़ल गेम्स वगैरह जो होती हैं इनके क्लोन्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ये फिर आपको इनकी पज़ल गेम्स की बेसिस पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पज़ल गेम्स को बनाना बड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट काम है। जैसे कि लूडो गेम है या जेली है, ये जो जेली मैचिंग वाली होती है, कलर मैच है, ये होती तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड गेम्स होती हैं। कैरम की गेम है, और इसी तरह से स्नूकर की गेम है, तो ये मुश्किल गेम्स हैं। तो ये तो आप इनिशियल स्टेजेस में नहीं बना सकेंगे। तो
तो आप अपने पोर्टफोलियो में जो है कार गेम को बना लें, शूटिंग गेम को बना लें और स्नाइपर गेम बना लें। तो इस तरीके से आप जो है वो पोर्टफोलियो के अंदर शो कर सकते हैं। तो अब जो है जी मोहम्मद ज़ुबैर ने पहले हाथ खड़ा किया था, फिर ब्लैक एंड वाइट ने किया था, फिर हसनैन ने। तो मोहम्मद ज़ुबैर की बात सुनते हैं। सर बेसिकली इनको जो उन्होंने भाई ने हारून भाई ने बात की है ना, अभी की हैं क्योंकि मैं मतलब लाहौर से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे सीन ये है कि जो हाइपर कैजुअल गेम्स है ना, उनका काफ़ी बूस्ट आया हुआ है आप। और जो मतलब रैपिड आप साथ साथ अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो उसके ये है कि किसी भी पब्लिशर के साथ ना, जैसे वोडो है, होमा वाले हैं, मंडे वाले हैं, तो आप अपनी एक कोई भी प्रोटोटाइप बनाएं अच्छी सी, उससे लर्निंग भी हो जाएगी वो, और प्रोटोटाइप उनको सबमिट करवाएं और उसके भी पैसे मिलते हैं। रिसेंटली सुपरसोनिक वालों ने पर टेस्टिंग का $200 दिया हुआ था। आरसीसी पे हाथ सीधा कर ले, एडी व्हीकल पे कर लें, इन्वेक्टर अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, और आरएफपीएस है। तो इनिशियल जो है ना वो इसी पे ही हाथ सीधा करवा रहे होते हैं आपका। तो यहाँ पे एंट्री लेवल की जॉब आपको मिल जाती है। उसके बाद फिर लिंक्डइन को जो है, लिंक्डइन पे आप अपने ऐप को एक्टिव रखें तो वो काफ़ी आपको बूस्ट मिल जाता है उस पर। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त टिप्स दी हैं मोहम्मद ज़ुबैर ने। इसकी ट्रेंड चल निकला है, आप पब्लिशर्स को भी टारगेट कर सकते हैं और बहुत अच्छी टिप्स दी हैं मोहम्मद ज़ुबैर ने। तो अबीस जो हैं ब्लैक एंड वाइट, अब बल्कि आपसे पहले, हाँ अबीस आप बात कर लें अब। बताना चाह रहा हूँ मतलब जस्ट फॉर मोटिवेशन है। मतलब एक चीज़ में सुनने में तो शायद ब्लैक एंड वाइट, फैसल भाई, इम्तियाज़ भाई को ना बहुत हैरानगी, या हसैन भाई को हैरानगी होगी। मेरे एक दोस्त हैं मतलब रिसेंट कंपनी में, उनका जो है कोलैबोरेशन हुआ था होमा से। होमा कंपनी है, मतलब आप देखिएगा मतलब लिंक्डइन पे या प्ले स्टोर पे ना उनकी गेम्स हैं। उसकी प्रोटोटाइप जो टेस्ट हुई थी, और ऑलमोस्ट प्रोटोटाइप उसकी चली है टेस्टिंग के अंदर 6 माह। वो ट्रेन की को गेम थी हाइपर कैजुअल की। तो आप बिलीव करेंगे 6 माह की टेस्टिंग के अंदर सारा बूस्ट भी आया। अभी फुल फाइनल पब्लिश नहीं हुई थी, उसको 25 से 30 लाख रुपया जो है ना वो उसने उस एक जो है ना टेस्टिंग पे उसने कमाया है। तो ये एक ऐसी मोटिवेशन है जो मतलब ये रियलिटी बेस है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि वो मेरे साथ मतलब काम भी करता रहा है। तो ये अब जी हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि अब जो बड़े वो जिसे कहते हैं ना बब्बर शेर बने हुए हैं ना, जिस तरह आपने सर बताई है कि आप प्रॉपर गेम बना के लेके गए और उन्होंने बात ही नहीं सुनी। तो तब जो है वो पब्लिशर्स वगैरह की ना मतलब आइडिया वगैरह लोगों को नहीं होता था। बिल्कुल तो सर ठीक। ये 6 माह के अंदर उसने 25 लाख रुपए कमाया, और वो हंस के कहता है भाई मेरे तो कोई 5 साल वाला या 2-3 साल वाला ना जोड़ा जोड़ा जोड़ने वाला काम सीन ओके हो गया, आपको जॉब भी चले जाती है ना, मसला नहीं है मुझे। तो बिल्कुल ये सर मतलब ऐसी चीज़ उसने मुझे खुद भी कहा है, तो मैं भी अभी स्टार्ट करना है एक प्रोटोटाइप पे काम। तो अभी रिसेंटली इंशाल्लाह ये सुपरसोनिक वालों ने दोबारा ओपनिंग प्रोटोटाइप टेस्टिंग की, तो मैंने लाजमी उस पर इंशाल्लाह जो है करना है। तो ये भी चलो, एक चीज़ है, प्रिपरेशन कर रहे हैं सब जूनियर जो हैं। चलें ठीक हो गया। अब बोलें जी, ब्लैक एंड वाइट आप बात करें। जी सर, मैं एक बात करने वाला था, वो ये कि सर मैंने एक यूट्यूबर को देखा था, तो उसने वो ये कह रहा था कि मैंने अनरियल इंजन 1 साल में सीखा और फिर उसी 1 साल में मैंने एक कंपनी में, ट्रिपल ई कंपनी में काम किया और ट्रिपल ई गेम बनाया, सी ऑफ थीव्स। तो सर इस बात में कितनी सदाकत हो सकती है? सी ऑफ थीव्स, तो बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ जी, सदाकत। अगर वो बिल्कुल ही नया बंदा था तो उसने स्क्रैच से गेम बनाई है, तो मैंने सी ऑफ थीव्स देखी नहीं है गेम। तो कोई अगर वाकई ट्रिपल ए गेम है फिर तो पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। सर सी ऑफ थीव्स एक स्टूडियो ने गेम बनाई, बहुत पॉपुलर गेम है वो। एक जैसे कि वो जैक स्पैरो था, तो उस पर वो गेम बनी हुई, तो वो पॉपुलर गेम है, स्टूडियो ने बनाई, तो वो मुझे तो लगता है वो सच नहीं बोल रहा।
स्टूडियो पे अप्लाई किया लिंक्डइन पे और फिर उस जॉब लगी मेरी उस स्टूडियो में। हाँ तो पार्ट तो हो सकता है ना, बड़ी बड़ी पॉपुलर गेम्स हैं जिसके पार्ट जो हैं पाकिस्तानी डेवलपर्स हैं। क्रिकेट रेवोल्यूशन है, वो पाकिस्तानियों ने तकरीबन बनाई है। तो इसी तरीके से वो तो पार्ट तो हो सकता है ना। हाँ पूरी गेम अगर उसने बनाई है तो फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं लगती। तो हाँ उसका सेक्शन पे काम किया होगा उसने। तो अब हसनैन आपने बात करनी थी, आप करें, फिर न्यू जो हमारे मोहम्मद नदीम आए हैं उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा एंड्रॉयड गेम्स बनती हैं या पीसी के गेम्स बनते हैं, ये मैं पूछने वाला था। हाँ एंड्रॉयड ही बनती है ना यार, पीसी तो बनती ही नहीं है। पीसी तो अगर बने भी तो वो पॉपुलर नहीं होती ना, क्योंकि उनकी मार्केटिंग ही, पाकिस्तानियों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं। तो वो स्टीम पे डालेंगे तो उसको प्रॉपर एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे। पहले तो स्टीम ही रिजेक्ट कर देता है अगर उनकी यानी लेवल की गेम ना हो। तो अच्छी गेम हो तो स्टीम अप्रूव करता है और फिर उसको जो है आपने एडवर्टाइज़ करना है प्रॉपरली। तो ये ज़्यादातर कंपनीज पीसी पे तवज्जो नहीं देती, क्योंकि पीसी गेम्स की जो सेलिंग है वो सिर्फ पॉपुलर गेम्स ही की ज़्यादा, बड़ी कंपनीज ही की गेम्स जो हैं वो ज़्यादा सेल होती हैं, लाइक GTA वगैरह वगैरह। तो छोटी कंपनियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इसलिए फिर मोबाइल गेम्स ही ज़्यादा बनती हैं, यहाँ पे पीसी गेम्स नहीं बनती। तो मोहम्मद नदीम आप न्यू आए हैं, आप से बात करते हैं, फिर ब्लैक एंड वाइट से बात करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो या कुछ कहना चाह रहे हो तो आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये तो मैं ना डिमोटिवेट हो गया हूँ, मतलब कि इसकी ना इनकम देख कर ना। अभी मैं किसी कंपनी में आया हूँ तो उन्होंने 15,000 का है मुझे। तो इस वजह से ना मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ। पहले मैंने फ्लटर पर काम किया हुआ था, मैंने सोचा यूनिटी में मतलब कि अच्छी खासी अर्निंग होती है सुना था, लेकिन जब आया हूँ तो पता चला है कि बड़ी कम अर्निंग दे रहे हैं इधर। जी बस पाकिस्तान में तो अर्निंग ऐसी ही होती है ना, और आपका लेवल भी बिगिनिंग लेवल है। तो यही रेट चल रहा है। जो कंपनीज़ हैं छोटी कंपनीज़ उसमें 15-20 हज़ार 25 हज़ार मैक्सिमम 30 हज़ार देते हैं वो 1 ईयर तक का जिन लोगों का एक्सपीरियंस होता है। तो वैसे भी आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा कि जिसकी बेस पे वो आपको जो है मज़ीद प्रमोट करते। एक्चुअली होता ऐसे है पाकिस्तानी कंपनियों के अंदर कि आपने कोई गेम बनानी है, गेम बना के आप उस कंपनी में जाएंगे और कहेंगे जी कि ये मेरी गेम है जी, तो फिर वो आपको जॉब भी दे देंगे और वो गेम जो है वो ले लेंगे कंपनी वाले और उसे अपने प्लेटफॉर्म से वो फिर जो है वो शेयर करेंगे। तो फिर आपको जो है वो बेहतर अर्निंग जो है वो ऑफ़र करते हैं। अलबत्ता जो न्यू है तो उसका यही रेट चल रहा है 15-20 हज़ार 25 हज़ार। तो लेकिन ये है यार, मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड नहीं होना आपने। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखता है आदमी। तो आपने तो स्किल को बस पॉलिश करते जाएं, साथ में आप कह रहे हैं ब्लेंडर आपने गालबन सीखा है, तो आप ब्लेंडर पे मॉडल्स वगैरह बनाएं, उनको भी शेयर करें, और यूनिटी के भी एसेट्स बनाएं, उनको पर्सनली भी शेयर करें, कंपनी में भी जॉब करें। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपका एक्सपीरियंस होता चला जाएगा तो फिर आप को अच्छी ऑफरें होंगी, आप अच्छी अर्निंग कर लेंगे इंशाल्लाह। जी जी सर, मैंने ना वो ब्लेंडर पर काम नहीं किया, मैं ना डेवलपमेंट में कर रहा हूँ, मतलब कि गेम्स मतलब डेवलप कर रहा हूँ, एनिमेशन ये वाली चीज़ें नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, सिर्फ प्रोग्रामिंग पे काम करना है आप। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें फिर अब उसमें देखें ना, आपकी स्किल जो है ना, साथ साथ मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि स्किल को पॉलिश करें, साथ में डिज़ाइनिंग भी सीख लें और जो है मॉडलिंग वगैरह भी की तरफ भी जाएं। जब सारी चीज़ें आती होंगी तो फिर आप पर्सनल अर्निंग भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू फाइवर या वगैरह वगैरह। तो फिर आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अदरवाइज़ पाकिस्तानी कंपनीज़ में के तो हाल बुरे हैं, वो तो मुश्किल हालात हैं, वो तो आपको ज़्यादा नहीं ऑफ़र करेंगी।
तो जी सर, थैंक यू। चले वेलकम। ब्लैक एंड वाइट आप अब बात करें। जी सर, पहले तो सर मैं मोहम्मद भाई को यही कहूँगा कि पाकिस्तान में तो मुश्किल है जो आपको पैसे मिले तो मतलब जॉब सही से लगे, तो आप ऐसा करें कि लिंक्डइन पे थोड़ी सी जॉब ढूंढें अमेरिका वगैरह में और दूसरी कंट्रीज़ में। तो ये जो आपको इस जॉब से पैसे मिल रहे हैं, जो तनख्वाह मिली है उसको जमा करके रखें और फिर जब दूसरी मुल्क जाएं तो उसके लिए आपको दरकार होंगे। तो 15-15 सर हज़ार अगर ये जोड़ेंगे तो ये तो तकरीबन 20-30 साल इनके लग जाएंगे। वो वीज़ा लेने की रकम इनके पास नहीं हो पाएगी फिर भी। जी सर, वो भी है, मगर सर इनको स्ट्रगल पाकिस्तान में भी करना चाहिए, दूसरी कंपनियों में जाना चाहिए, पोर्टफोलियो वगैरह देना चाहिए और दूसरी दूसरी कंपनी में जाना। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एक अगर एक गेम डेवलपर हो और वो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहा हो, तो सर उसको अगर डेवलॉग सीरीज़ सबसे पहले वो डाले, डेवलॉग सीरीज़ शुरू करे, तो सर कि उसका चैनल हिट होगा। तो सर आप इस डेवलॉग सीरीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार मेरा तो एक्सपीरियंस बुरा रहा है यूट्यूब के साथ। एजुकेशनल वीडियोस में अपलोड करता हूँ और मेरा तो तजुर्बा बहुत बुरा रहा है। तो आप डेवलॉग्स वगैरह ऐड करें और इनोवेशन, तो बहरहाल इसमें लक फैक्टर भी होता है। और जो यूज़र्स होते हैं वो किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते। अब कई लोग हैं वो मुझसे ये शिकायत करते हैं जी कि आप जो वीडियोस बनाते हैं वो स्लो डीली होती हैं और हमें फ़ास्ट चाहिए। और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी आप बहुत जल्दी जल्दी बता देते हैं, तो आप एक्सप्लेन नहीं करते। तो हर बंदे की अपना एक टेस्ट होता है, चॉइस होती है। और जिस तरह से आपने देखा ब्रेकीज़ की वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन उससे भी बहुत बेहतर वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिनके व्यूज़ जो हैं बहुत कम होते हैं। तो अपने आप को शशके वगैरह अगर आप लगाते हैं, डेवलॉग बनाते हैं और उसके अंदर जो है वो नई कोई टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और यूज़र्स के लिए, देखने वालों के लिए उसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो आपके व्यूज़ आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर सिंपल सिंपल रखा आपने, जैसे कि मेरे ट्यूटोरियल्स होते हैं बिल्कुल सीधे सीधे ही होते हैं, बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो उससे फिर आपको व्यूज़ जो हैं वो उस तरह से नहीं मिलेंगे। तो ये तो फिर आपकी अपना वो है, आपका अपना एक टैलेंट होता है। और आपको लोग पसंद करते हैं नहीं करते वो तो आगे फिर आप, बहरहाल यूट्यूब एक अच्छी अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हैं बिल्कुल उससे अर्निंग। डेवलॉग बनाएं या प्रोग्रामिंग करें या ट्यूटोरियल्स बनाएं या व्हाट्सएवर, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अब जी जी चीज़ सर। ज़ुबैर साहब सर बोलिए। एक आखिरी जी चले। क्वेश्चन सर, तो उसमें मतलब आप कौन सी गेम सजेस्ट करना चाहेंगे अगर कोई डेवलॉग स्टार्ट करना चाह रहा हो? तो छोटी सी गेम हो और इंटरटेनिंग तो बना सकते हैं। मतलब मैंने जो देखा है दुनिया में सर, लोग खफा बहुत हैं और सब इंटरटेनिंग जो हंसी मजाक वाली वीडियोस बनाते हैं, तो सर उसको लाइक बहुत करते हैं लोग। तो सर मैंने तो यही देखा है, और पाकिस्तान में ख़ासकर यहाँ पर लोग बहुत खफा हैं। तो सर यहाँ पर भी जो हंसी मजाक वाली वीडियोस होती हैं तो उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आप कौन सी गेम सजेस्ट करना चाहेंगे, प्लेटफॉर्मर, रनर और बिल्डिंग गेम, सर कौन सी गेम सर? अब देखें, न तो आप प्लेटफार्मर बना सकते हैं न तो बिल्डिंग गेम बना सकते हैं, तो ये तो मुझे आपकी स्किल का पता है। आप कोई टूल्स वगैरह ही यूज़ करेंगे, इन्वेक्टर वगैरह को यूज़ करें और उससे कोई गेम बनाएं और उसको इंटरेस्टिंग बना के और डेवलॉग्स बना लें आप। तो आप कोई एडवांस गेम्स इस स्टेज पे तो नहीं बना सकते ना। तो जो अब यानी आप कोई चॉइस अभी मेरे से चाह रहे हैं जी कि चलो बताओ जी कौन सी गेम बना डालूँ, तो ये फिर काम मुझे तो मुश्किल ही लगता। तो हाँ, अगर आप हैं इतने एक्सपर्ट तो फिर चूज़ कर लें जो आप देख लें, एनालाइज करें। मैं तो यूट्यूब की दुनिया में फेल्ड पर्सन हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं तो आपको आइडिया नहीं दे सकता, और मेरे मशवरे पे आप अमल करेंगे तो फेल ही होंगे, क्योंकि मैं 3-3.5 साल हो गए हैं और यूट्यूब पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं मेरे एज़ कम्पेयर टू अदर्स।
तो मेरे से मशवरा न लें, आप किसी बेहतर यूट्यूबर जो सक्सेसफुल हो उससे आप मशवरा लें और उसकी हिदायत पे जो है वो अमल करें। तो बताएं जी आप मोहम्मद ज़ुबैर, टाइम भी सर थोड़ा रह ये गया है और जी बस जी छोटी जी छोटी इंशाल्लाह बात करते हैं, 9 मिनट्स रह गए हैं। जी सर। सर मैं बेसिकली बस ये नदीम भाई को बताना चाह रहा हूँ, ये थोड़े से परेशान है कि जी 15,000 ये वो मेरे एक सीनियर हैं और उस हिसाब से आप मेरी भी अर्निंग का अंदाज़ा लगा ही लेंगे। अभी बताना मुनासिब इसलिए नहीं, डिमोटिवेट भी ना हो जाएं। जो सीनियर है मेरे एक, उनका एक्सपीरियंस अराउंड कोई 4 साल का है, 4.5 साल का, और उन्होंने की हुई है यूनिटी की प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं। और मतलब जो पता नहीं हारून भाई थे कौन थे, वो कह रहे थे कि बाहर चले जाएं और अर्निंग हो जाएगी। सर उनकी माशाल्लाह 5.5 लाख तनख्वाह है और वो कोई बाहर के मुल्क नहीं है, वो पाकिस्तान में लाहौर की कंपनी है एक, तो वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं। तो माशाल्लाह 5.5 लाख वहाँ से दे रहे हैं। अब मसला ये है कि हम लोगों ने अक्सर जूनियर्स ने कभी मिरर को नहीं पढ़ा होगा। सर मिरर का आपको तो ज़रूर आइडिया होगा, जिस तरह फ़ोटोन है उसी तरह मिरर की एक हमारे पास मल्टीप्लेयर के लिए एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कह सकते हैं। उन्होंने उस पे काम किया। कुछ सी जूनियर्स ऐसे हैं उनमें, उन्होंने एड्रेसेबल्स पे नहीं काम किया, एसेट बंडल पे काम नहीं किया। उसके बाद हमारे डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, वो सिंगलटन पैटर्न है जी, इंस्टेंस इक्वल टू दिस, बस ये यूज़ किया हुआ है। डिपेंडेंसी जो है मैनेजर पे कभी नहीं सोचा होगा इन्होंने, कोड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ नहीं गए होंगे। तो सर ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मेरे ख्याल में 6 माह बंदा टिका के लगा ले तो कर सकता है इजीली। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं भी अच्छा ही अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें। अब डिज़ाइन पैटर्न के अंदर सर सिंगलटन पैटर्न आ गया जो बिल्कुल बेसिक है, पैटर्न है सर। उसके बाद ऑब्जर्वर पैटर्न है, कोई भी नहीं उसको यूज़ कर रहा। जी तो जी सर ये उस चीज़ों पे हाथ सीधा करें तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अर्निंग भी अच्छी होगी और पाकिस्तान में रह के होगी। जी जी, बस और ऐसा सर है कि बस तजर्बे के साथ सारा कुछ होता है ना, आहिस्ता जी आहिस्ता जो जो तजर्बा होता है। मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं जी डेवलपमेंट की फील्ड में, और 2016 में मैंने के स्टार्ट में गेम डेवलपमेंट शुरू की थी। जी तो सर ज़ाहिर बात है मेरा तजर्बा ज़्यादा होगा, नया आने वाला होगा, तो आहिस्ता 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 फिर तजर्बा उसका बढ़ता चला जाता है, तो फिर जी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। तो जी शुरू में तो सर यही क्योंकि हालात होते हैं सबके। जी सर क्योंकि मेरे एक सीनियर भी हैं, तो माशाल्लाह जो है ना उन्होंने काम किया है उस पे, मतलब मल्टी थ्रेडिंग और एसिंग ऑपरेशंस पे। तो वो माशाल्लाह आप बिलीव करें कि पाकिस्तानी होके उनका जो है रॉकस्टार में उनकी माशाल्लाह जॉब हो गई है। तो हम्म। वो हमें मतलब लास्ट टाइम मिलने आए। अपडेट का तो सबको ही पता होगा। तो उन्होंने पूरी गेम चलाई है और पूरी गेम में सिर्फ एक अपडेट चल रहा है। तो चलें। उन्होंने कहा इन चीज़ों को मतलब ये मतलब एडवांस चीज़ें खुद ही सीखेंगे तो कुछ आएगा, क्योंकि सर वो कोलाइडर मास्टर जब बनेगा ना बंदा, तो फिर वो कोलाइडर मास्टर वाली ही चीज़ें और पे आएगी कि कोलाइडर इधर लगा दो इधर लगा दो। सही होगा। चलें, बस ऐसे है कि हम नेक्स्ट जो मीटिंग्स हुआ करेंगी ना, जी सर उसमें जी 15 मिनट का आपका सेशन रखेंगे जिसमें आप मोटिवेट किया करें लोगों को, नए जी सर। डेवलपर्स को। सर तो एक होता है वो झूठा है, झूठी मोटी मोटिवेशन के जी ये हो गया वो हो गया, मैंने एक ऐप चढ़ाई और मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए। सर एक हकीकत पसंद हो के चलना वो भी ज़रूरी है। और सर लास्ट बात ये मैं करना चाहूँगा कि मतलब आप अपने आप को अनसक्सेसफुल इसलिए ना कहें, जितने आपके एक्टिव सब्सक्राइबर हैं ना, तो सर उनकी नज़र में आप जो है ना वो हीरो ही हैं इस नज़र में कि इन्वेक्टर के जो है आपने चीज़ें जो खोल खोल के बताई हैं। और उसके अलावा सर में भी आपने काफ़ी जो है सपोर्ट किया है, जो इन सब में एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि किसी और जगह पे हम जाते हैं तो हमें तो आधा आधा घंटा 100 MB का जो एसेट डाउनलोड करने में टाइम लग जाता है और इंसान पे ये चीज़ नहीं है। तो मतलब सिर्फ इस चीज़ में तो मैं आपको ये खुशामद नहीं है, वैसे ही मैं आपको सैल्यूट कहूँगा कि आप बहुत जो है ना हमारे लिए ये एक आसान तरीका और आसान दरवाज़ा खोल दिया इंसान की मदद से। जी जी, चलें ठीक होगा। अच्छा ऐसे है कि अभी न्यू एक आए हैं हमारे पास मोहम्मद हसन, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, तो मोहम्मद हसन से बात करते हैं, फिर ब्लैक एंड वाइट की बात सुनते हैं। मोहम्मद हसन, आपका कोई क्वेश्चन हो या रेलेवेंट टू दी टॉपिक, या आपको बात करना चाह रहे हो तो कीजिए। आप बोलिए, मैं आपका कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू टॉपिक या कोई बात करना चाह रहे हो। मैं एक्चुअल में थोड़ा सा लेट हूँ, मुझे पता नहीं है कि हम लोग कहाँ पे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो
अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। थोड़े से तो नहीं लेट, आप 1.5 घंटा हो गया तकरीबन। तो कोई भी कर दें, कोई भी है कर दे, आप कोई भी तो कर दे। नहीं, तो मैं बस देख रहा था, मैंने कहा देखूं अगर अभी तक हैं मीटिंग में तो मैं देखूं क्या चल रहा है। हाँ चलें अच्छा, ठीक पता है। करना है हमारा। हाँ, पता नहीं कर चलें अच्छी बात है। तो मीटिंग के अभी टाइम भी थोड़ा रह गया है और हम जो है वो मोहम्मद फैसल से शॉर्टकट बात करेंगे। मोहम्मद फैसल, आप कोई बात करना चाह रहे हो? बल्कि पहले ब्लैक एंड वाइट से पूछ लेते हैं, वो माइक ऑन करते हैं। क्यों मैं फेल्यूर हूँ? तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर मैं उस दिन ग्रुप देख रहा था, आपके पास नाइजीरिया के स्टूडेंट्स भी हैं और चाइना की भी एक स्टूडेंट है, जिमी पेंग नाम है। तो सर आपने जो स्वीट स्वीट कम्युनिटी बनाई है पाकिस्तान में, ऐसा कोई अभी तक कर भी ना पाया। और आपके मतलब आपके ग्रुप में पाकिस्तान के टॉप मोहम्मद ज़ुबैर हो गए और मतलब जो यूट्यूबर्स हैं वो हैं, और सर प्रोग्रामर चीमा साहब हैं। सर आप तो मतलब एंजल नहीं हैं, वो एंजल तो सर है हैं। यार, लेकिन लड़की मड़की कोई नहीं नज़र आई मुझे। सर है एक। अच्छा अच्छा, छुपी हुई है कोई? तो चलें फिर जी, हम कहते लेकिन वो हैं। इससे फोकस उसी पे था, लड़की पे। नहीं नहीं, वो हाँ, सर वो ऐसा करता है वो बंदा, मतलब उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे प्रोग्रामर चीमा साहब ने इंग्लिश में बात की तो सिर्फ उसी को जवाब दिया था उन्होंने, एक ही बार जवाब, एक ही मैसेज इंग्लिश वाले को। अच्छा अच्छा, मैंने नहीं सुना था। मुझे थोड़ी सी तारीफ करने दें अपने चैनल की। सर पाकिस्तान में सबसे पहला चैनल आपका आता है, जब पाकिस्तान में सर्च किया जाता है ना पाकिस्तान के चैनल गेम डेवलपमेंट से, तो सबसे पहले आपका ही चैनल आता है। और आप कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा फेल बंदा हूँ ये इसमें, तो ऐसे सारा बात ना करें, बहुत ज़बरदस्त आपका चैनल है। और जो जिस ज़्यादातर पाकिस्तान में जो डेवलपर है ना, वो आपकी वीडियोज़ देख कर डेवलपर बने हैं। तो आप अब ऐसा ना कहें कि हाँ नहीं यार, बस वो होता है, लेकिन ये तो आप लोगों का नवाजिश है कि आप लोग तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि हर जो सिक्का होता है उसके दो रुख होते हैं, और कुछ लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं भी आती, और कई लोग मुतरज़ भी होते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। तो ये तो चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू अदर यूट्यूबर्स फ्राम अर्निंग पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो उसके लिहाज से मैंने कहा था, वरना तो इतनी अच्छी कम्युनिटी हमें मिल गई है और ये तो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। तो उस दूसरे पर्सपेक्टिव से मैंने कहा था। तो मोहम्मद फैसल, आप बात करें। सर आप इतना फेडअप फील ना करें, अर्निंग चलें यूट्यूब से अगर आपकी नहीं हो रही, सिर्फ थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्किंग होना रही है, वो अदरवाइज तो आप जैसे ट्यूटोरियल मेरा नहीं ख्याल में किसी के होंगे। तो बाकी यही चीज़ है कि प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे तो